धन्यवाद सभापति महोदय। भारत की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश में आजादी के बाद में लिए गए सबसे बड़े निर्णय, जिस निर्णय में इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की क्षमता छिपी है, इस देश का भविष्य निर्माण करने की तकदीर की तस्वीर छुपी है, उस निर्णय का स्वागत करने के लिए मैं लाए गए इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, पूरे विश्व में प्रागैतिहासिक काल से लेकर के जब करेंसी प्रचलन में आई, जब मानव सभ्यता का अभ्युदय हुआ, अभ्युदय के उस काल में धीरे धीरे जब विनिमय की आवश्यकता पड़ी, विनिमय की उस आवश्यकता को बार्टर सिस्टम के द्वारा किया जाता था। अध्यक्ष सभापति महोदय, वस्तु विनिमय के माध्यम से वह व्यक्ति आपसी का लेन देन करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, पशुधन से लेकर के, चमड़ों के सिक्कों से लेकर के, धातु के सिक्कों से लेकर के, सोने और चांदी के सिक्कों से लेकर के इन पेपर की करेंसी और डिजिटल करेंसी तक विश्व अब पहुंच चुका है। सभापति महोदय, जो विश्व में मुद्रा का विकास हुआ, जो मुद्रा का आविष्कार हुआ, या मैं कहूं वो विनिमय की आवश्यकता को पूरी करने के लिए एक माध्यम के रूप में हुआ था। लेकिन पिछले 70 सालों में जिस तरह से इस देश में व्यवस्था चली, जो भारत किसी समय में सोने की चिड़िया कहलाता था, अंग्रेजों के दमनकारी शासन के समय में धीरे धीरे भारतीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिस तरह से सिकुड़ी, अंग्रेजों की शासन समाप्ति के समय में भी भारत जिस स्तर पर था आर्थिक रूप से, उस स्तर से उतरते हुए, बिल पे ही आ रहा हूं साहब, आप संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। धीरे धीरे जिस तरह से पिछले 70 साल में भारत की अर्थव्यवस्था की दुर्व्यवस्था हुई, लगातार आरबीआई ने और अनेक आर्थिक संस्थाओं ने इस बात की घोषणा, इस बात की रिपोर्ट्स प्रस्तुत की, बार बार इस बारे में सरकार का ध्यान दिलाया गया, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया कि ये जो प्रचलन के लिए मुद्रा, एक माध्यम के रूप में जो मुद्रा प्रचलन में आई है, इस मुद्रा को अपने आप में एक वस्तु, एक कमोडिटी बना दिया गया है, और यह इस देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण है, जड़ है, और इसमें प्रहार की आवश्यकता है। आरबीआई ने विभिन्न रिपोर्ट्स में इस बात को उल्लेख किया, बार बार अनेक इकोनॉमिस्ट ने भी इस बात का उल्लेख किया कि जीडीपी और कैश रेशो में जिस तरह से भारत में असंतुलन विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक निगेटिव तरीके से बढ़ रहा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। बार बार ध्यान दिलाए जाने के बाद में भी 55 साल तक जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने इस देश पर शासन किया, उस पार्टी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। देश की सरकारों ने इसके बारे में कोई भी चिंतन नहीं किया, और लगातार ध्यान दिलाने के बावजूद भी स्थिति बद से बदतर हो गई। आज ये देश के सामने प्रश्न खड़ा है, और विशेष रूप से देश उन लोगों से प्रश्न करना चाहता है कि जब आपकी जानकारी में ये सब चीजें थी, तो आपने इसके ऊपर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया। लेकिन आजकल देश के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 नवंबर की इस घोषणा के बाद में, इस निर्णय के बाद में यह स्पष्ट हो गया है कि देश के जनता के सामने यह स्पष्ट हो गया है कि उन सरकारों के सामने जो प्राथमिकता थी वो देश और देश की अर्थव्यवस्था है, देश का निर्माण नहीं था। जो प्राथमिकता थी वो सत्ता लोलुपता थी, सत्ता चलाना जो है उनकी प्राथमिकता थी, और सत्ता भी केवल एक परिवार की सत्ता चलाने के लिए उन्होंने देश के सारे हितों को, देश के आर्थिक हितों को गिरवी रख दिया।
माननीय अध्यक्ष सभापति महोदया, विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था जब सिकुड़ती रही, देश में भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, देश में भ्रष्टाचार के कारण से काला धन बढ़ता रहा, देश में काले धन के कारण से आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोशन मिलता रहा, देश में काले धन के कारण से नक्सलवादी गतिविधियां पनपती रही और एक दर्दनाक अवस्था इस देश में आई कि देश के 707 जिलों में से लगभग 1/3 से ज्यादा जिले नक्सलवाद से प्रभावित होकर वहां के लोग पीड़ित, शोषित और दुखी होने लगे। माननीय सभापति महोदया, इस देश में काले धन के कारण से अनेक तरह की अनैतिक गतिविधियां बढ़ने लगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ी और धीरे धीरे जिस तरह से फेक करेंसी का मायाजाल इस देश में फैला, यह समय की मांग और आवश्यकता बनी कि इन टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए और इनसे उपजी हुई इन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए जो है राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यकता है कि इस देश में इन बड़े नोटों के प्रचलन को, इन 500 और 1000 के नोटों को एक बार बंद किया जाए। माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने जिस दिन हम सरकार में आए, 2014 के चुनाव के समय भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस बात की घोषणा की थी कि हम सत्ता के लिए, सत्ता लोलुपता को मन में लेकर के इस देश पर शासन करने नहीं आ रहे हैं। और लगातार विभिन्न मंचों से उन्होंने ये बात की। इस सदन में भी जब वो आए थे तब पहली बार उन्होंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि हम यहां सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम इस राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने के लिए और इस देश के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए सत्ता में आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, यह समय की मांग थी, यह समय की आवश्यकता थी कि इस देश में इस निर्णय को लिया जाना चाहिए। और आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय में जो बात का उन्होंने उल्लेख किया कि आप सब लोगों के भी संज्ञान में यह बात थी, आप लोगों के भी जानकारी में यह बात थी, लेकिन आप लोगों के लिए प्राथमिकता, प्रायोरिटी कुछ और थी और हमारे लिए प्राथमिकता कुछ और है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया और ये जानते हुए भी निर्णय लिया कि इस निर्णय से राजनीतिक नुकसान हो सकता है, इस निर्णय से जो है राजनीतिक का जो नुकसान हो सकता है, उसमें कमजोरी आ सकती है। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमारे लिए देश प्राथमिक है, हमारे लिए इस देश का निर्माण प्राथमिक है, हमारे लिए इस देश के गौरव की पुनर्स्थापना आवश्यक है, इसलिए इतना बड़ा और इतना साहसिक निर्णय लिया। और इस निर्णय के लिए मैं अपेक्षा करता हूं कि कम से कम इस निर्णय के लिए पूरे सदन को माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 दिन से लगातार इस बारे में बात हो रही है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा के विषय समय में भी लगातार जो है सारे विपक्ष के लोगों ने और पक्ष के लोगों ने इस बारे में अपनी चर्चा करते हुए, मुझे तो लग रहा था कि वो चर्चा केवल डिमोनेटाइजेशन तक सिमट कर रह गई है, इस एक निर्णय तक सिमट करके रह गई है। और लगातार इस बारे में सारे लोगों ने चर्चा की और जो उत्साह पिछले जब सरकार चर्चा करना चाहती थी और उस समय जो चर्चा से भाग रहे थे, आज भी विपक्ष की संख्या मुझे बता रही है कि वो लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के आकांक्षी नहीं है, वो चर्चा करना नहीं चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, 2 तरह के आक्षेप पिछले 2 दिन की चर्चा में इस बात के ऊपर लगाए गए। एक तो इस बात का आक्षेप लगाया गया, जिस आक्षेप का मूल यह था कि यह निर्णय जो है एकाएक लिया हुआ निर्णय है या एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय है। और दूसरा जो आक्षेप लगाया गया, वो सारे आक्षेप इस निर्णय के बाद में जो एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को लेकर के लगाए गए थे। माननीय सभापति महोदय, यदि इस बात को एक दिन का और एक व्यक्ति का निर्णय बताने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये एक दिन का निर्णय नहीं है, ये न। और मैं ये प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि आपको ये क्यों लगता है कि यह अकेले का निर्णय है? आपको ये क्यों लगता है कि यह राजनीतिक आकांक्षाओं से प्रेरित निर्णय है? आप लोगों ने इस बात का भी आक्षेप लगाया कि यह निर्णय 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को दृष्टिगत रख के लगाया गया है। आप लोगों ने इस बात का भी आक्षेप लगाया कि इस निर्णय की जानकारी देश के फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं थी। मित्रों, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप मोदी जी के व्यक्तित्व को समझने की आवश्यकता है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको लिए मोदी के अध्ययन की आवश्यकता है। मित्रों, ये एक दिन का निर्णय नहीं था,
यदि पिछले 3 साल के सरकार के निर्णयों की, सरकार के कामकाज की, सरकार ने जिस तरह से पायदान दर पायदान चढ़ते हुए जिस तरह से ये निर्णय लिया है, वो निर्णय एकदम से स्पष्ट था, वो निर्णय एकदम से सबके सामने था कि ये निश्चित रूप से हमको देश के पुनर्निर्माण जिसकी आकांक्षा और अपेक्षा लेकर हम आए हैं, हमको ये निर्णय किसी न किसी दिन इस निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा। मित्रों, सबसे पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की 2014 में परिवर्तनकारी, युगांतरकारी सरकार बनी और उस सरकार के बनने के बाद 15 अगस्त 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीन से जब इस बात की घोषणा की और जब ये बात कही कि हम जनधन खाते खोलेंगे, ये इस निर्णय के अनुक्रम में लिया गया पहला निर्णय था। और जब इससे पहले जब एसआईटी की स्थापना पहली कैबिनेट में हम कर चुके थे, तो हमारा यह संकल्प था, हमने विश्वास व्यक्त किया था और जो बात हम देश की जनता के सामने लेकर के गए थे कि हम किस जो है देश से काला धन का समाप्त करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करेंगे। हमने ये जनधन खाते खोलने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था, देश के में ये निर्णय लिया गया कि हम आने वाले 6 महीने में 10 करोड़ खाते खोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब निर्णय लिया तो विपक्ष के अनेक लोगों ने इस बात पर भी आलोचना की थी कि देश की बैंकिंग व्यवस्था 10 करोड़ खाते खोलने की स्थिति में नहीं है और 6 महीने में ये देश में खाते नहीं खुलेंगे। लेकिन मैं अत्यंत गर्व के साथ में आज आप लोगों के सामने ये बात कह सकता हूं, हम सब लोगों की ये बात जानकारी में है कि आज 26 करोड़ खाते इस देश में खुले और देश के गरीबों को, देश के गांव में बैठे लोगों को जो है बैंक का एक्सेस मिला, बैंक तक पहुंचने की जो है जो उनकी क्षमता हुई, वो बैंक के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हुए। उसके बाद में देश की सरकार इंश्योरेंस स्कीम लाई, देश की जनता के जीवन को सुरक्षित करने के साथ साथ में उसके प्रति जो उसके पीछे जो भाव था, वो ये भाव ये था कि हम देश की जनता को, देश के गरीबों को बैंक के से व्यवहार करने की आदत डालें, उनको बैंक के दरवाजे तक पहुंचाएं। इस देश की सरकार ने जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को तेजी से आगे बढ़ाया और आज जब ये कई लाख करोड़ तक का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंकों के माध्यम से हो रहा है, उसके पीछे भी मंशा ये भी थी कि देश की जनता को, देश के गरीबों को, देश के गांव में रहने वाले लोगों को बैंक के साथ व्यवहार करने की आदत बने, वो बैंक के साथ में व्यवहार करें। मन की बात, अनेक बार इस सदन में मन की बात की चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरे देश के 125 करोड़ लोग बहुत मन से सुनते हैं और हमारे विपक्ष के साथी भी अनेक बार उसको मन से सुनते हैं। मित्रों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 27 मई 2016 की मन की बात को इंटरनेट पे उपलब्ध होगी, यूट्यूब पे भी उपलब्ध होगी, प्रधानमंत्री जी के एनएम ऐप पर भी उपलब्ध है। 27 मई 2016 की जो मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी, उस समय साफ क्लियर कट इंडिकेशन इस बात का दिया था कि देश से यदि भ्रष्टाचार को मिटाना है, देश से यदि काले धन को मिटाना है, देश से यदि जो है इनसे उपजीवी सारी समस्याओं को हटाना है, तो इस देश से जो बड़े नोटों का सर्कुलेशन 500 और 1000 रुपए के नोटों का एक बार जो है सर्कुलेशन समाप्त करना पड़ेगा। फेक करेंसी को यदि हमको समाप्त करना है, देश में इस काले धन से उपजीवी सारी समस्याओं को समाप्त करना है, तो हमको देश से इन नोटों को विदा करना पड़ेगा। एक साफ संकेत उन्होंने दिया था, लेकिन दुर्भाग्य ये आलोचना करने वाले लोग, क्योंकि इनके डीएनए में इस बात का समावेश है कि ये अपने प्रधानमंत्री की बात को भी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि इनके यहाँ कथनी और करनी में इतना अंतर रहा है, क्योंकि इनके यहाँ हमेशा जो कहा जाता है और जो किया जाता है उसमें इतना अंतर रहा है। इनके यहाँ हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। हमेशा इनके यहाँ इस बात का, क्योंकि इनके डीएनए में समावेश था, इसलिए इस बात को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया और इस बात के ऊपर उन्होंने विचार भी नहीं किया, वरना क्लियर कट इंडिकेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। यूपीआई गेटवे, उसकी शुरुआत भी इस डिमोनेटाइजेशन के स्टेप से पहले ली गई थी। बेनामी प्रॉपर्टी की चर्चों पर जो भारत की सरकार कानून लाई है, इसके ऊपर भी चर्चा इस सदन में बहुत सारी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से उसका उल्लेख किया है, वो भी इस दिशा में एक आगे बढ़ाया हुआ कदम था। इनकम डिस्क्लोजर की स्कीम देश की सरकार लाई
और इनकम डिस्क्लोजर की स्कीम की के माध्यम से जिस तरह से लगभग 66-67 हजार करोड़ रुपया जो है देश के कर वंचकों ने, जिन्होंने कर को छुपाया था, उन लोगों ने जो डिक्लेयर किया, वो भी इसी दिशा में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम था, एक सीढ़ी थी। और इतनी सारी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद में अब हम एक लैंडिंग पर पहुंचे। अभी हम छत पर पहुंचना, अभी शीर्ष तक, लक्ष्य तक पहुंचना बाकी है। और जो छत पर पहुंचे हैं उसके रास्ते में जो एक माध्यमिक पायदान आया है, जो एक लैंडिंग स्टेप आया है, वो लैंडिंग स्टेप मित्रों वो था इस जो है डिमोनेटाइजेशन का स्टेप। और इस डिमोनेटाइजेशन के स्टेप में के ऊपर जितनी भी सारी आक्षेप लगाए गए, उसके बाद में और इस सदन में भी पिछले 2 दिन में जितने आक्षेप लगाए गए, वो सारे के सारे आक्षेप, जैसा मैंने कहा कि एग्जीक्यूशन को लेकर के ज्यादा थे। तो एक बात तो तय है कि माननीय खड़गे साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं वो वैसे। हाँ तो बैठिए आप बैठेंगे तो ठीक रहेगा। मुझे लगा आप कुछ कहने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि आप हमेशा बोलते बोलते बीच में खड़े होते हैं। मुझे लगा आज भी आप खड़े हो गए। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय जैसा मैं कह रहा था, जितने भी आक्षेप लगे वो सारे, अधिकांश आक्षेप पहले और बाद में जितने भी आक्षेप लगाए गए, वो सारे आक्षेप जो है एग्जीक्यूशन को लेकर के थे। काला धन पे भी आएंगे, अभी देश का तो आ गया, आपके पास छुपा हुआ हो तो मुझे पता नहीं। नो यू प्लीज। तो जो आक्षेप लगाए गए वो एग्जीक्यूशन को लेकर के लगाए गए। एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार की नीयत पर जैसे 125 करोड़ देशवासियों को संदेह नहीं है, मेरे इन विपक्षी मित्रों को भी इस पर संदेह नहीं है कि सरकार की नीयत इसमें खराब थी। हो सकता है एग्जीक्यूशन की कुछ छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के जिस तरह के देश में लोगों ने इस डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस में जो कष्ट हुआ है, मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरह से देश के इन 52 दिनों में देश के 707 जिलों में 4041 नगरों में 6 लाख गांवों में बसी हुई 132 करोड़ जनसंख्या ने जिस तरह से 88% रोकड़ मुद्रा को जितनी सहजता के साथ में बैंकों में जमा कराया, जितनी सहजता के साथ में इस डिमोनेटाइजेशन के स्टेप के साथ में खड़े रहे, ये बात तय हो गई है कि ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। और एक बात इससे और स्पष्ट हो गई है कि इस देश में देश की जनता देश के कल्याण के लिए, देश के पुनर्निर्माण के लिए, देश के हित में यदि साफ नीयत से कोई निर्णय लिया जाता है तो तमाम कष्ट झेल करके भी इस देश की जनता साथ खड़े रहने को तैयार है। इस बात का एक ये जो है 1857 की क्रांति का उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह दिया। 1857 की क्रांति से लेकर के इस 8 नवंबर की घटना या 31 दिसंबर तक जितनी भी इस पूरे कालखंड में जितनी भी घटनाएं इस तरह से देश के निर्माण और देश के हित में लेकर के की गई है, जितने भी निर्णय इस तरह की साफ नीयत और देश के निर्माण को लेकर के किए गए हैं, उन सारे निर्णयों में देश की जनता ने एक साथ बढ़कर के आगे बढ़कर के सहयोग किया है। ये जनशक्ति का जो ताकत है, इस ताकत के बल पर देश के सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नेतृत्व में, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की जनता ने इस निर्णय का देश की जनता ने स्वागत किया, मैं इस अवसर पर देश के 132 करोड़ लोगों को इस मंच, इस सदन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। कल कुछ आक्षेप जो मेरे विपक्षी मित्रों ने कुछ इकोनॉमिस्ट को कोट करते हुए लगाए। आदरणीय खड़गे साहब ने वाई.वी. रेड्डी साहब को कोट किया और उन्होंने वाई.वी. रेड्डी साहब का बयान मुझे पता नहीं कहां से लिया था। वाई.वी. रेड्डी साहब ने जो इस देश के जो एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के स्टेप पे 25 नवंबर को अपने स्टेटमेंट में ये लिखा है कि 25 नवंबर को अपने स्टेटमेंट में लिखा है, डिसीजन व्हेन इकोनॉमी सॉ ए मैसिव बूम हैज, एंड कोट कर रहा हूं, when economy saw a massive boom, has endorsed the decision taken by the Modi government. Mr. Reddy termed the timing of the move perfect. उन्होंने इसको perfect timing बताया और कहा कि it is a historic movement, and it is a historic movement. There is bound to be paradigm shift in the economic and political system. With the GST on anvil, the system is ripe
for a change, however, to take it forward, contract enforcement and judicial process will have to play active role. उन्होंने कहा कि ये गजेंद्र सिंह जी, प्लीज कंक्लूड नाउ। ऐतिहासिक समय पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है और इसी के क्रम में सीआर रंगराजन साहब जो फिर इस आरबीआई, जो देश के एक और आरबीआई के गवर्नर हैं, यदि मैं जो 1992 से 97 तक इस देश के गवर्नर रहे, यदि मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने भी ये कहा कि स्टैंडर्ड प्रेस्क्रिप्शन, a standard prescription that was tried in the past. However, he added that the time the government was targeting those who accumulated money, who issues fake currency and those financing terrorism. Mr. Rangarajan ने जो है ये बात कही। इसके अतिरिक्त यदि मैं दुनिया के इकोनॉमिस्ट की चर्चा भी करूं, गजेंद्र सिंह जी प्लीज कंक्लूड नाउ। साहब 5 मिनट, 5 मिनट और दीजिए, 5 मिनट सब। प्रोफेसर एडगर फिच जो दुनिया में ग्लोबल अथॉरिटी माने जाते हैं, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के इस दुनिया में एक बड़े अध्येता माने जाते हैं, प्रोफेसर एडगर फिच ने कहा इट इज आयरॉनिक दैट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड वर्चुअली फ्री ऑफ चार्ज the instrument most widely used to subvert both its revenue collection efforts and its laws defining prohibited economic activities. उन्होंने इसकी आवश्यकता पर कि क्यों डिमोनेटाइजेशन आवश्यकता, इसकी आवश्यकता को प्रमाणित करने का काम किया है। इस तरह से मैं अनेक उदाहरण आप लोगों के सामने रख सकता हूं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन के समय में कुछ छोटी मोटी कठिनाइयां आई, मैं आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी नए परिवर्तन के लिए, किसी भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कष्ट के दौर से गुजरना पड़ता है। जब हम लोगों का जन्म मिला था तब भी हमारी माताओं को कष्ट हुआ होगा, लेकिन उस कष्ट से घबरा करके हमारी माताओं ने हमको जन्म देने से रोका नहीं था। यदि इस तरह के कष्टों से घबरा करके या अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से घबरा करके हमने ये स्टेप नहीं लिया होता तो ये स्टेप आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी हमको इसके लिए माफ नहीं कर पाती। इसके बाद की उपजीवी परिस्थितियों पर भी कुछ कमेंट किए गए, कहा गया, और लेकिन उनके प्रत्युत्तर अनेक जगह से उनके प्रत्युत्तर अनेक तरह से उनके प्रत्युत्तर दिए गए हैं कि जिन्होंने बात की कि किसानों की फसल, शेखावत जी प्लीज कंक्लूड नाउ प्लीज। 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं। 1 मिनट कि किसानों को फसल बोने में परेशानी हुई, लेकिन जिस तरह के आंकड़े आए हैं, जिस तरह के आंकड़े खेती के आए हैं, जिस तरह के आंकड़े एक्साइज कलेक्शन के आए हैं, जिस तरह के आंकड़े जो है जो अर्थव्यवस्था में संकेत जिस तरह के मिले हैं, उनसे स्पष्ट है कि इस स्टेप के बाद में देश जो है एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से बैंकों में पैसा आया है, बैंकों की जो है ऋण देने की क्षमता बढ़ी है, और उस क्षमता के बढ़ने के बाद में जिस तरह से जो है देश के युवाओं को रोजगार के लिए संसाधन मिलेंगे। मैं आपके साथ माध्यम से कहना चाहता हूं महोदय, एक अंतिम 2 वाक्य कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि इस बिल का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि आदरणीय सभापति महोदय, ये जो डिमोनेटाइजेशन का स्टेप जिस परिप्रेक्ष्य में लाया गया है, ये काला धन और भ्रष्टाचार जिस तरह जो है त्रेता के रावण की तरह का, माननीय सभापति महोदय कंक्लूड कर रहा हूं, ये त्रेता की रावण की तरह और द्वापर के कंस की तरह ये जो है भ्रष्टाचार और काला धन इस देश के को मैं खड़ा था, इसको समाप्त करने का काम जो है केवल एक दिन में, जिस दिन कृष्ण भी जन्मा था उससे लेकर के कंस का वध किया, उस समय में जो समय लगा था, जो एक प्रोसेस था, एक उद्भव का जो प्रोसेस था, उद्विकास का जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस पूरा हुआ है। और इस तरह से इस देश की मैं ये जब शशि तरूर जी बैठिए।